बोलिए बोलिए। आप क्वेश्चन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड नेशनल जनरल सेक्रेटरी अंज़र अनवर ख़ान, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये वही चेहरा है और ये वही उलमा बोर्ड है जो मराठा, दलित और मुस्लिम समीकरण में सबसे आगे था। और हमारी एक कोशिश थी कि जहाँ देश में नफ़रत की राजनीति हो रही है, कैसे इस राजनीति को हम रोक सके। और इसी बिना पर हमने मराठा, मुस्लिम और दलितों को एक जगह लाने की पूरी कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामाजिक समीकरण बहुत अच्छे से रहा। और कुछ वजह से आगे पीछे हुआ है, तो खैर आज नहीं कल वापस से दोबारा हम साथ में करेंगे। तो उसी के तहत ऐसे कुछ फ़ैसले हुए हैं जिसका हमें बड़ा अफसोस है, और हम समझते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम से जो ट्रोलिंग पूरे महाराष्ट्र में हुई और जिसका एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, अब तक ये बताया गया कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक ऐसा फर्जी बोर्ड कोई आया था जिसने एक एप्लीकेशन दिया महाविकास को और कहा कि महाविकास को बिन विरोध इन्होंने सपोर्ट कर दिया, जबकि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने ना महाविकास को सपोर्ट किया था ना महायुति को सपोर्ट किया। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम का पूरा इस्तेमाल हुआ, जिसके बिना पर लोगों ने इसका गैर इस्तेमाल करके अपनी रोटियां सेकी। आज मैं खुलकर बताना चाहता हूँ, ये बोर्ड में कोई भी अगर आपको क्वेरीज है, आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते। हमारा लोगो भी आप देख सकते, गोल्डन लोगो। इसमें ऐसे कई फर्जी बोर्ड खड़े किए गए और उसके तहत पूरे समाज को गुमराह किया गया। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो पहले आप तहकीक कीजिए। ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो इलेक्शन को लेकर मैं कर रहा हूं, हमारी टीम कर रही है। अब इससे पहले कुछ लिस्ट आई है समाज में, जिसके वजह से समाज में बहुत बड़ी नाराज़गी फैली थी। मैं समझता हूं कि हर एक के फैसले को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर एक एनजीओ को, हर एक संस्था को ये अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी या समर्थन दे सकता है, पर एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ एजुकेशनिस्ट और एज अ संविधान को मानने वाली शख्सियत, हम ये चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत को हमको लाना है आगे। जैसे अगर बात करें, जब मराठा समाज पर आज आती है तो मराठा के योद्धा मनोज जरांगे पाटिल साहब पूरे समाज को एक तरफ लाने में कोशिश लगाते हैं और उनकी समाज की नाक कभी नीचे करने नहीं दिए। मैं समझता हूँ आज ऐसे ऐसे फैसले आए जिसके वजह से हमको अफसोस हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक सेंटर की हैसियत से जाना जाता है, और वहाँ पर एक ऐसी शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में नेतृत्व कर रही थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। हमारा जो मकसद है वो है मोहब्बत का पैगाम जो जहाँ तक पहुँचे। आज हमने कुछ लिस्ट आज उसके ज़रिए निकाली ताकि कल को जो हालात बिगड़ रहे हैं हम इसको समेट ले। तो मेरा जो बात चल रही थी कि महाराष्ट्र में एक ऐसी शख्सियत है इम्तियाज़ जलील साहब, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट कहिए या साजिश के तहत कहिए, उनको पूरा इग्नोर किया गया। और मैं समझता हूं कि गलतियां किसी से नहीं होती, ऐसा नहीं है, हर एक से गलतियां होती है। ये समाज की जिम्मेदारी है कि कोई समाज के लिए 10 साल से आवाज़ उठा रहा है, बोलने वाले का साथ दीजिए। जो नहीं बोल रहा है आप उसके लिए बहुत समर्थन करते हैं। आज गुस्ताखे रसूल पर जब बात आई तो इम्तियाज़ जलील साहब की शख्सियत थी जो पूरे महाराष्ट्र में ट्रोल की गई। आज जब रामगिरी महाराज पर बात आई और उन्होंने जब गुस्ताखी की तो ये इम्तियाज़ जलील साहब की शख्सियत थी जो सब चीज़ों को आगे फेस की। तो मैं समझता हूँ कि मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे MIM से कोई मोहब्बत नहीं है, ना मुझे कोई पक्ष से मोहब्बत है, मुझे वो शख्स से मोहब्बत है जिसने गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और मैं समझता हूँ कि ये समाज की जिम्मेदारी है कि उनको वो चुन कर लाए। इसी नतीजे पर कुछ फैसले हम ये नहीं बोल सकते गलत हुए। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, किसी को A अच्छा लगता है, किसी को B अच्छा लगता है, किसी को C अच्छा लगता है। तो हमारा जो ओपिनियन था आज समाज के सामने हम रखना चाहते हैं। चंद सीटों पर जहाँ पर हमको लगता है
कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व हो सकता था, वो नेतृत्व जानबूझकर नहीं होने दिया गया। 28 सीटें ऐसी थी जहां पर मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मुस्लिम समाज का एक नुमाइंदा वहां से निकल सकता था। मेरा सवाल उन सब लिस्ट निकालने वालों से है और मेरा सवाल उन लोगों से है कि 28 सीटों में कितने मुस्लिम नेतृत्व दिए गए, उसका जायज़ा आप प्रेस वाले हैं, आप खुद लीजिए। अगर मुस्लिम नेतृत्व को ख़त्म करने की साजिश है तो बिल्कुल हम उलमा बोर्ड की तरफ से बिल्कुल इसका साथ नहीं देंगे, पर हम हक़ की बात बोलेंगे, चाहे वो किसी को चुभ रही है, किसी को डंक मार रही है, हक बोलकर हम आगे चलेंगे। ये देश हमारा था, हमारा है। संविधान ने जो राइट्स हमको वोट का दिया, संविधान ने जो राइट्स हमको बोलने का दिया, वो बोलकर हम रहेंगे। आज आपके सामने हमने एक फहरिस्त बनाई है, इंशाल्लाह वो फहरिस्त मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये बहुत सोच समझकर हमने कुछ लिस्ट आपके सामने की है ताकि आपको समझ में आए कि समाज का नेतृत्व कौन कर रहा है। आज कितनी ऐसी चीज़ें हुई जिसके वजह से आपसे इंतशार हुआ। मैं आपके माध्यम से और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इलेक्शन आता रहेगा और जाता रहेगा। अपनी दोस्ती को, अपनी फ्रेंडशिप को बाकी रखिए ताकि 5 साल के बाद भी आप जब मिले तो अपनी दोस्ती बाकी रहना चाहिए। ये इलेक्शन के लिए अपने ताल्लुकात को, अपने समाज को, दूसरे समाज को, एक दूसरे को बिल्कुल कीचड़ मत उछालिए। ये इलेक्शन जो है, ये मैं कहता हूँ कि एक बहुत बुरी एडिक्शन है। जब ये एडिक्शन में कोई आ जाता है तो दोस्त दोस्त नहीं रहता, भाई भाई नहीं रहता। तो ये एक हम चाहते हैं कि एक मानवता के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ, अमन के साथ इंशाअल्लाह ये नेतृत्व हम आगे करेंगे। तो पहला जो नाम हमारे यहाँ से जो निकला है वो औरंगाबाद की ईस्ट की सीट है। उनका नाम सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। समर्थन पत्र की पहली यादी, हो सकता है इस यादी में और भी लोग शामिल हो जाए। पहली यादी में आपको बताते हुए खुशी हो रही है, उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड के जानिब से आज कुछ उम्मीदवार के समर्थन की यादी आपके सामने आ रही है। उम्मीद है आप इसका भरपूर साथ देंगे। नीचे दिए गए नाम को हमारी संस्था समर्थन कर रही है, संस्था समर्थन कर रही है। मुस्लिम समाज का मैं कहीं नाम नहीं ले रहा हूँ। अब तक मुस्लिम समाज के नाम पर ठेकेदारी की गई और मैं समझता हूँ कि समाज को बेचने की जो साजिश की गई उसके खिलाफ उलमा बोर्ड है। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, हम एक संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं और उसी संस्था के तहत हम ये फैसला ले रहे हैं कि सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को हम पूरा समर्थन करते हैं औरंगाबाद ईस्ट से। दूसरा नाम बहुत अहम शख्सियत जो कारंजा वाशिम की है, 2000 वोट से गिरती है, क्यों नहीं समाज उसको सपोर्ट करने आगे आता है। मैं कहूँगा अगर मुस्लिम समाज का नेतृत्व उस इलाके में होता तो वो सीट आगे आ जाती। तो सेकंड नाम हमारा बहुत ही बेबाक शख्सियत मोहम्मद यूसुफ पुंजानी साहब, जो कि वाशिम कारंजा से इलेक्शन लड़ रहे। कल ही मैं उनकी सभा में गया था, मैंने लाइव अपनी आंखों से वो पब्लिक की मोहब्बत देखा उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी नाम हैं, हम खुद उस जगह जाकर जायज़ा लेकर 3 दिन 3 रातें हम सोए नहीं और हम खुद गए। क्या बात है, क्यों फैसले अलग आए। हम अफसोस के साथ कहने पड़े कि वहाँ जाकर जब जायज़ा लिए तो यूसुफ पुंजानी साहब की विनिंग सीट दिख रही थी। तो आज पूरे उलमा ने मशवरा किया, हमारे उस इलाके के उलमा बैठे और यूसुफ पुंजानी साहब का नाम आगे किया। मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी नाम हैं ये इलाके के उलमा, यहाँ के दानिश्वर तबके से मशवरा करने के बाद हमने लाइव यहाँ के हालात देखकर, हमारे टीम नहीं मैं खुद उस इलाके में गया, मैंने जायज़ा लिया। आपको यकीन नहीं आएगा, कल रात का कारंजे का प्रोग्राम हम करके निकले तो हम वाशिम भी गए, हम परभनी भी गए, हम पाथरी भी गए। हमने कहा कि हमको नेतृत्व करना नहीं है, हमको नेतृत्व करने वाले लोगों को आगे लाना है। पाथरी की एकदम अजीम शख्सियत जिसको कोई नहीं भूल सकता, एक्स MLA भी थे, MLC भी थी, मेरी मुराद चंद्र बाबा जानी दुर्रानी साहब। अब मुझे बताओ, बाबा जानी दुर्रानी साहब ऐसी शख्सियत है कि जिसको हमारे दूसरे समाज के लोग भी चाहते हैं और अपने समाज के लोग भी चाहते हैं। तो उनका भी हमने जब जायज़ा लिया तो ये तीसरा नाम हमारे सामने आया। चौथा नाम
बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे अपक्ष उम्मीदवार अहमदनगर ज़िले में शेवगांव से चंद्रशेखर घुले पाटिल साहब, जिसका पूरा ख़ानदान पॉलिटिक्स से जुड़ा है। इतना साफ सुथरा आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा। मराठा समाज के हैं, उनको भी हमने पूरा समर्थन किया। उसी के साथ परभनी में ओबीसी समाज हम ढूंढ रहे थे, वहाँ मुस्लिम समाज को नेतृत्व नहीं मिला, अफसोस है। पर हमारे छोटे भाई ओबीसी समाज के हैं। एक ऐसी खातून जब गुस्ताखे रसूल की बात आई, अपने घर को छोड़कर 100 गाड़ियाँ लेकर गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ वो आगे आई। यही नहीं, उसने धरना दिया, उसने आंदोलन किया, और भी इतने मुद्दे उन्होंने छेड़ाए। मैं समझता हूँ कि अगर ये बहन हमारी आगे आती है तो इंशाअल्लाह परभनी में इनकलाब आ सकता है। और ओबीसी समाज की तरफ से मेरी मुराद सावित्री महामुनि चकोर साहिबा है, जो कि ओबीसी समाज के एक अच्छे लीडर घराने से है। एक सवाल हमको जानना जरा अर्जेंट में है। एक सवाल है, औरंगाबाद मध्य से आप किसको सपोर्ट करें? नुमानी साहब ने मशाल को सपोर्ट करने के लिए कहा है, तो आप उनके फैसले को कैसे देखते हैं, ये बताइए। देखिए, मैंने कहा कि हर फैसले को रिस्पेक्ट है, उसमें कोई मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। बट अगर यहाँ की बात आ रही है तो औरंगाबाद ने 2009 से उस शख्सियत को नहीं भूला जिसने एमआईएम को वजूद याद दिया। और हमारे बड़ों ने कहा है कि वो शख्सियत कभी पनपती नहीं जो अपने मोहसिनों को भुला देती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये शहर जावेद कुरैशी साहब को अगर भुला देता है तो ये सबसे बड़ी बेवफाई हमारे साथ होंगी। शख्सियत कैसी है, क्या है, मैं ये नहीं कहूँगा। उनकी जो कुर्बानी इस शहर के लिए है, मैंने कई सालों से देखा कि दूसरे शहर के लोग आकर उनसे मशवरा करते हैं वक्फ को लेकर, अपने मसलों को लेकर। तो सेंट्रल से हमने जावेद कुरैशी साहब का नाम चुना है और इंशाअल्लाह वो हमारा पूरा समर्थन उनको रहेगा। आखिरी पश्चिम में जो नाम लिया गया है उसमें हमने कोई अपना सजेशन नहीं देना समझा, क्योंकि ऑलरेडी किसी समाज ने नाम ले लिया है, तो हमने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर हमको लग रहा था, और मेरा आखिरी नाम बहुत अहम नाम जो डिबेट में दिन रात मर कर रहा है, जो अपनी बाइकल्ला को छोड़कर भिवंडी जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत को भी हम भूल जाते। कैसे भूल सकता है मुस्लिम समाज? मुझे बताओ टीवी पर कौन सी शख्सियत आती है? वारिस पठान। बेशक वारिस पठान ही ऐसी शख्सियत है कि जो हमारे लिए लड़ रही है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो लड़ रहा है उसका साथ दो, जो खामोश है उसको आप साथ में रखिए, पर लड़ने वाली शख्सियत आपके साथ हो। तो ये 7 नाम आज हमने डिक्लेयर किए। देखा जाओ तो वहाँ पे एमआईएम कैंडिडेट डालेंगे तो कम से कम कोई और कुछ है ना अपने फेवर में सेकुलरिज्म के। कहाँ से? पश्चिम से। देखिए, वहाँ पर भी एमआईएम कैंडिडेट भी नहीं डाले गए, और मैं समझता हूँ अगर मुस्लिम कैंडिडेट अगर होता तो बहुत भारी मतों से आ सकता था। एससी में भी मुस्लिम कैंडिडेट्स मिल सकते थे हमको, नहीं डाले। तो ये अफसोस की बात है कि नहीं डाले, पर इंशाअल्लाह मैंने कहा ना कि कोई पार्टी से हमने नेतृत्व नहीं किया। देखिए, अभी राजू शिंदे साहब का नाम आ रहा था, तो और वहाँ का जब हमने जायज़ा लिया तो उनको लेकर बहुत पॉजिटिव फैक्टर मुझे उलमा से आया, वहाँ के इमामों से आया, तो माशाअल्लाह हमने फिर उस पर लब्बैक कहा। पर जहाँ मुझे कन्फ्यूजन था, हमारी टीम को और हमारे उलमा को कन्फ्यूजन था, हमने वो पस मंज़र ला लिया कि हमको, मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा मकसद नहीं था, पर मैंने जब इम्तियाज़ जलील साहब के उस चेहरे को देखा कि जो चेहरा हंसता हुआ हमेशा रहता था, चीखता था, मैं समझता हूँ कि हर घर में झगड़े होते हैं, हर भाई भाई में झगड़े होते हैं, ये घर का मामला है, आप हल कर देना। आप कब तक इसको पस मंज़र लाओगे? एक अकबरुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत मेरे रिकॉर्ड में आई कि वो खुद चाहते थे कि वो माफ़ी मांगे समाज से। ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में आप कहिए कोई हमारे बड़े लीडर से कि समाज से माफ़ी मांगिए, कोई नहीं मांगता है माफ़ी। आज अकबर साहब खुद माफ़ी मांगने के लिए आए थे। पर मुझे इस चीज़ का बस अफसोस रहा कि औरंगाबाद की आवाम ने इम्तियाज़ साहब को जैसा सपोर्ट करना था नहीं किए, और उसी के साथ जावेद कुरैशी साहब को भी, क्योंकि देखिए पुराने लोग जो होते हैं ना, इनकी कुर्बानियाँ हैं, और इन्होंने जो कुर्बानी देकर आज किया है, मैं समझता हूँ कि इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। एक बार आप पूरे नाम एक साथ बोल दीजिए, पूरे एक साथ कंटिन्यू बोल दीजिए। पहला नाम सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, दूसरा नाम
मोहम्मद यूसुफ पुंजानी कारंजा। तीसरा नाम, पहला नाम मोहम्मद यूसुफ पुंजानी कारंजा वाशिम से, दूसरा नाम सैयद इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से, तीसरा नाम चंद्रशेखर घुले पाटिल शेवगांव अहमदनगर से, चौथा नाम बाबाजानी दुर्रानी साहब पात्री से, पांचवा नाम सावित्री महामुनी चाकोर ओबीसी समाज से परभनी से, क्योंकि परभनी में 90,000 ओबीसी और 90,000 मुस्लिम समाज है, जावेद कुरैशी साहब सेंट्रल औरंगाबाद से और वारिस पठान साहब भिवंडी से। और इंशाअल्लाह इसमें और भी नामों का इजाफा होगा और जल्द हम वो नाम आप तक अपडेट करेंगे। वो वही, आप शायद लेट आए, उलमा बोर्ड वो है ही नहीं, ये उलमा बोर्ड था ही नहीं। वो किसने दिया मुझे नहीं मालूम, उसके लिए तो हमने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे दोस्त सलीम सारंग, वो सलीम सारंग साहब हमारे दोस्त थे, उन तक भी ये मैसेज जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंजर भाई उलमा बोर्ड के तो हम खटिया खड़े करेंगे जो फेक है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमने चंद दिनों पहले हज हाउस में बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया था जिसमें पूरा महाराष्ट्र के उलमा जमा हुए थे। आप चेहरा देखिए, लोग कौन सा आते वो देखिए, और इंशाअल्लाह उसके बाद आप फैसला लीजिए। आज ये भी बहुत इमरजेंसी में आज 1 बजे हमने फ़ैसला लिया कि आज हमको प्रेस करना है, और मैं समझता हूँ कि जब तक चीज़ों की वजाहत नहीं होंगी, मैं समझता हूँ कि चीज़ें साफ़ नहीं होंगी। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी प्रेस वालों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी उलमा फ़र्ज़ी बोर्ड आ रहे हैं उनका आप पूरा बायकॉट करिए। क्यों? क्योंकि समाज को बेचने की साजिश है। मैंने क्लियर टाइटल बताया, ये जो फ़ैसला है ये एक संस्था का फ़ैसला है, ये मुस्लिम समाज का फ़ैसला हो नहीं सकता। ना कोई लेटर अगर हिंदुस्तान में आ जाए और वो कहे कि ये समाज का फ़ैसला है, समाज बहुत बड़ा है, बहुत वसी है, हम और आप इसके ठेकेदार बन नहीं सकते। बस मेरी यही गुजारिश है, मेरा जो मैसेज है वो सब तक पहुंचाए। सज्जाद नोमानी ने जो लेटर निकाला है, आप उनके साथ में है, खिलाफ में है, या कैसे? देखिए, सज्जाद नोमानी साहब हमारे मुल्क की बहुत अजीम शख्सियत है, और हमारे बड़े भी हैं और मेरे ख़ुद बहुत बड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि वो उनका एक अपना फ़ैसला था जो एकता फ़ोरम के ज़रिए उन्होंने दिया, उसको हमने पूरा रिस्पेक्ट किया, कहीं भी हमने उसके ख़िलाफ़ अर्ज़ी नहीं की। और मैं चाहूँगा अगर इसके ख़िलाफ़ कोई अर्ज़ी कर रहा है तो रुक जाइए, वो हमारे बड़े हैं, हमने जब उनको बड़ा माना है तो उनकी सुनना भी है। पर चंद जगह पर जहाँ इख्तिलाफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ये हमारी ज़िम्मेदारी है वो इख्तिलाफ़ को रोके। इसलिए ये 7-8 सीट सिर्फ हमने सोचा कि जहाँ पर इख्तिलाफ़ बढ़ सकता है वहाँ पर हमने अमन के साथ ये फ़ैसला लेने पर आए हैं। देखिए अभी देखिए, मैंने साफ कहा कि हमको पब्लिक फिगर चाहिए जो आवाज़ विधानसभा में गूंजेंगी, और मेरे नज़दीक आवाज़ की बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आवाज़ ही वहाँ चीखने वाली हो, खामोश आवाज़ वहाँ चल नहीं पाएगी। तो मेरा तो नेतृत्व पर्सनल, मेरा नेतृत्व और उलमा बोर्ड का पूरा नेतृत्व इम्तियाज़ जलील साहब के साथ है। नहीं, वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, इसके ख़िलाफ़ तो नहीं बोल सकते। देखिए, उनकी अपनी एक सोच है, और इख्तिलाफ़ राय तो सब में होती है, भाई भाई में भी होती है। एक भाई बोलता है कि बंगला बनाना है, एक भाई बोलता है कि बिल्डिंग बनाना है। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि बनाना तो घर है ना, रहने का छत बनाना है। देखिए, विभाजन तो हम रोकने के लिए आगे आए, जो फैसले चंद हुए, अगर ये 5-6 उम्मीदवार अगर आप देखें, अगर इनको हमने सपोर्ट नहीं करते तो अगले इलेक्शन में जो बात के लिए हम 2 साल से 5 साल से चिल्ला रहे थे कि मुस्लिम नेतृत्व चाहिए, ये मुस्लिम नेतृत्व ख़त्म हो रहा था। यार मुझे बताओ, पुंजानी साहब अगर चले जाते तो कौन आता? जो 15 साल बीजेपी में काम किया वो आता? दुर्रानी साहब जाते तो कौन आता? इम्तियाज़ जलील साहब जाते तो कौन आता? तो बहुत सारा इसमें रिसर्च हुआ है, एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि किसी भी हालत में हम लोग कुछ ऐसा मामला ना करें जिसके वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मौलाना सज्जद नईमानी साहब को एमआईएम के कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं, उन्होंने पूर्व में डॉक्टर गफ्फार कादरी को सपोर्ट करे। इसलिए मैं खुद कल इम्तियाज़ जलील साहब से मिला हूँ, और उनसे मैंने इस चीज़ को लेकर, मेरे बोलने से पहले जलील साहब ने कहा
अंजर साहब ये जो चीज़ हो रही है गलत हो रही है, मुझे बहुत इस चीज़ का बुरा लग रहा है। हम किस किस को रोकेंगे? उनकी भी एक बहुत बड़ी फॉलोअर लिस्ट है। जिस तरह कुछ दिन पहले एक ट्रोल हुआ असद साहब के खिलाफ तो पूरा समाज बिगड़ गया, उसी तरह एक सिंपैथी है समाज में इम्तियाज़ जलील साहब को लेकर, महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया में। मुझे पूरे इंडिया से फ़ोन आ रहे हैं कि ये क्यों हो गया ऐसा, क्या वजह है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसका। तो मैंने कहा कि ये सबसे बेहतर होता है बुराई को सबसे पहले हम खुद रोक लें, गलत कुछ हो रहा है उसको खुद आगे आकर रोक लें। ऐसा उलमा इकराम के लोगों को ऐसा नाराजगी नहीं लगी कि आपका डिसीजन ऐसा उनका ऐसा? देखिए मैंने पहले भी कहा अभी भी कहा, ये हिंदुस्तान है या संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपना अपना फैसला लेने का। अब देखिए डिसीजन बाज़ वक्त तो ऐसा होता है कि मीडिया के सामने कुछ और होता है और जब बटन दबाने की बात आती है तो कुछ और निकलता है। कई बार ऐसा हुआ है, तो मैं किसी को अब आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। बहुत समझदार हो चुके हैं लोग, बस नेतृत्व अच्छे करने वाले लोगों को आगे लाइए और उनका साथ दीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान की जब बात करते हो ठीक तो मुस्लिम समाज के साथ खेला गया और मैं साफ अंदाज में हमेशा कहता हूं कि मुसलमान इस मुल्क का नमक है। नमक जब तक नहीं डालेंगे वो टेस्ट नहीं आएगा सियासत में भी और राजकारण में भी। और इसीलिए अब ये नमक की हैसियत हमको मालूम क्या हो चुकी है। जिस तरह तख़त दिया है, तख़त उतारने की भी ताकत लोकसभा में बता दिया मुसलमान ने। और इंशाअल्लाह अब मिलकर महाराष्ट्र में भी हम बहुत जल्द बताएंगे कि कैसे फुस्ताई ताकत को हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू।